गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 70 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए संजीवनी बैच के तहत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख रहे हैं। आज के एमसीक्यू में हम लोग अगस्त महीने के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग नो एक्सक्यूज ओनली टू द पॉइंट बात करने वाले, महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने वाले। लगातार आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो जरूर आप लोगों को लाभदायक होगा। तो हम बने हुए हैं आप लोगों के साथ संजीवनी बैच जीएस रैपिड डिवीजन के साथ भी, जो जिसका आज हम लोग एक डे वन आप लोग को कंप्लीट किए आप लोगों के साथ, जिसमें बहुत ही बच्चों का भागीदारी उसमें था। तो लगातार हम आपका सोर्स कंसेप्ट हमारा के तहत, एक टैगलाइन के तहत, आपको गूगल मीट के तहत क्या कर रहे हैं, डेली 8 AM में आप लोगों को लगातार 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक उपलब्ध होंगे, जहां पर हम जीएस को लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें कवर की जा रही है उसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा। डे वन कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग डे टू के तहत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। डे थ्री के तहत भारत का संविधान, फिर डे फोर के तहत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार विशेष हम लोग कवर करेंगे। अर्थात दिसंबर 10 तक इसे कवर करने का प्रयास रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है उस पर उद्देश्य यही रहा है इस सीरीज का, जिसमें आप अधिकतम अधिकतम अंक प्राप्त कर सके और अपना सिलेक्शन पुख्ता कर सके। इसी उद्देश्य के साथ इसे आरंभ किया गया। तो जैसे आज का सेशन कंप्लीट किया गया, वैसे ही लगातार हम 10 दिनों तक आपके साथ रहेंगे। तो जरूर आप इसके साथ, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर और आपको कहाँ दिया जाता है, व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में उसके लिंक दिए रहते हैं। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन आइलैंड। देखिए, एक आइलैंड चर्चा में था, सेंट मार्टिन आइलैंड। निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार क्षेत्र में यह है वर्तमान में? बात देखिए, यह आइलैंड इसलिए चर्चा में रहा जहाँ की सरकार प्रभावित हो गई। सरकार कहने का मतलब है किसी विदेशी सरकार के द्वारा किसी देश की सरकार, वर्तमान सरकार को, उसके शासन प्रशासन को प्रभावित कर दिया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा। जहां हम बात करते हैं बांग्लादेश की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार वो वहाँ हुआ करती थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो वर्तमान तत्कालिक सरकार, जिसमें आपको मोहम्मद यूनिस, याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस की बात करते हैं। यूनिस, उनके द्वारा यह जो है, यह सेंट आइलैंड, जो मार्टिन आइलैंड हो, यूएसए को कुछ दिनों के पट्टे पर दे दिया। जो उससे पहले जो शेख हसीना हुआ करती थी, इसका विरोध करती थी इस प्रवृत्ति का। हालांकि यह आपको 1947 से इसका विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद 1971 के समय भी इसका विवाद देखने को मिलता है। अर्थात 1960 के संदर्भ में बहुत सी चीजें उलट पलट थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर। अर्थात दिए गए ऑप्शन में अब बांग्लादेश नहीं है, इसलिए इसका सही क्या उत्तर होगा? बांग्लादेश से या आइसलैंड जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑप्शन ए का डी सही उत्तर होगा। चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातों को देखें। तो सबसे पहले याद रखना है कि बांग्लादेश की वर्तमान जो सरकार है, तत्कालीन सरकार, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया है, उसके द्वारा सेंट मार्टिन द्वीप को यूएसए के पट्टे पर दे दिया गया। हालांकि ध्यान रखिएगा, यह जो बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप विवाद का 60 के दशक से सामने आया, जहां पर पूर्वी पाकिस्तान के छात्र लीग के छात्रों ने वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीपीय को अमेरिका पर पट्टे पर दे दिया। देखिए, शुरुआती दौर से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। जब हम बात करते हैं सेंट मार्टिन द्वीप का, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जहाँ बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा क्या होती है, एक साथ साझा होती है, वहाँ पर निकट होती है। ध्यान रखिए, यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है सेंट मार्टिन द्वीप के संदर्भ में, यह एक प्रवाल द्वीप है। साथ ही साथ याद रखिएगा, यह जो डिप्टी कमिश्नर थे आपको चटगांव के, जो ब्रिटिश शासन का यहाँ पर हुआ करता था, उसमें भारत इसका क्षेत्र में आपको बांग्लादेश होता था। उस समय चटगांव का एक डिप्टी कमिश्नर, उसके सेंट मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। अब ध्यान रखिएगा, यह कॉक्स बाजार टेन नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी भाग कहा जाता है। या हम इसे स्थानीय भाषा में बोले, बांग्लादेशी भाषा में बोले, तो नारिकेल
नारियल जिंजीरा अर्थात कोकोनट आइलैंड भी से कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट याद रख के जानी है आप लोगों को, ताकि इससे संबंधित अन्य भी पक्षी ज्योग्राफी के बारे में पूछे तो आप सही उत्तर दे पाए। देखिए यही है सेंट मार्टिन लेक। आप देख रहे होंगे बांग्लादेश की सीमा है, आपको दक्षिणतम बिंदु उसका देखने को मिलता है। म्यांमार की सीमा के साथ यह साझा करता है, जलीय जो सीमा है उससे साझा करता है। इस तरीके से यह लोकेटेड होता है। यहाँ पर यूएसए अपना बेस बनाया, पट्टे पर दिया गया है। देखिए यह भारत की भी सीमा को समझिएगा, सीमा को प्रभावित करेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे जितने भी बेहतर रिश्ते हो, इसके संदर्भ में ध्यान रखिए यूएसए के रणनीतिक बेस को जैसे ही यहाँ पर दिया जाता है, उसके बाद चीन के साथ इसका प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगा, चीन के साथ इसका प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगा, जिसके कारण यह क्षेत्र जो भारत का उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय हित को भी देखकर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है, बांग्लादेश का यह दक्षिणतम बिंदु है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या नाम से है, उत्तरी बिंदु किस नाम से है, फिर उसके पूर्व बिंदु किस नाम से है। ये सब फैक्ट पहले भी मैंने आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कराया है। पूर्व बिंदु कौन है और पूर्व पश्चिम बिंदु कौन सा है, आपको सब जगह आपको नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर का इंतजार करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता। देखिए मेन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल, जिसे एम पेड जेम कहा गया है, जीएम जेम, एम पेड जेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, अर्थात गलत कथन का बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हाल ही में मेन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल को क्या किया गया है कि को आपको अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें की जा रही है, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। यह आपको 2022 से इसकी प्रक्रियागत आपको हर स्टेज पर इसका परीक्षण किया गया, और 2024 में से क्या किया गया, अंतिम रूप से मेन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल आपको लॉन्च किया गया। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रख देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पाते 11 जनवरी 2022 को एम पेड जेम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आपको किया गया था। तो यह भी कथन शुरू है, अगर हम सही है, हम 2022 से इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको यह हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1500 किलोग्राम श्रेणी का गाइडेड बम है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर यह 1500 नहीं होगा, यहाँ 1000 किलोग्राम का श्रेणी एक गाइडेड बम है। तो आपको यह कथन जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 का सी होगा सही उत्तर। तो इसे भी याद रखना। अगर हम इसके संदर्भ को देखें, अन्य भी तथ्य को देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो पोर्टेबल मिसाइल है ना, मिसाइल आपको कंधे पर लॉन्च किया जा सकता है। कंधे पर रखकर एक व्यक्ति अपने कंधे पर रखकर इसे लॉन्च कर सकता है। अब याद रखिए दुश्मन के टैंक को, बख्तरबंद वाहनों को यह नष्ट करने का लिए डिजाइन किया गया। यह हवा में प्रक्षेपित हो सकता है, जिसमें आपको 1000 किलोग्राम के श्रेणी के लिए गाइडेड बम लॉन्च किया जा सकता है। इसके संदर्भ में समझिएगा डीआरडीओ के द्वारा इसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब यह ध्यान रखिए, आपको कुछ इसका विकास क्रम याद रखना आप लोग को। क्या डीआरडीओ ने 11 जनवरी 2022 को एम पेड जेम के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। उसके बाद 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहाँ वार हेड फ्लाइट ट्रायल आपको अपना इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उसके बाद 13 अगस्त 2024 को राजस्थान के जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में एम पेड का सफल परीक्षण किया गया अंतिम में। तो आप इससे यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, कहाँ पर प्रथम हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ था। अब इसके अतिरिक्त याद रखिएगा डीआरडीओ ने सुखोई जो 30 MKM-1 प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का पहला परीक्षण किया। गाइडेड बम यहाँ बात हो रही है, यहाँ भी गाइडेड बम है। तो अर्थात गाइडेड बम जो गौरव है उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया, इसके अतिरिक्त बात कीजिएगा सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म से। तो यह सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से फैक्ट को क्या करना है, कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में देखेंगे तो क्या पूछा गया, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया। जियो पारसी योजना का उद्देश्य क्या है, यह देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं ना, नवीनतम जो उपलब्धियां होती है उससे संबंधित जो योजनाओं को पूछा जा सकता है। जैसे पर इसका उद्देश्य क्या है, पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकना, क्या इसका उद्देश्य है, बिल्कुल इसका उद्देश्य है। पारसी दंपतियों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराना, यह भी कथन बिल्कुल सही है।
और आश्रित बुजुर्गों की मदद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। तो यह भी कथन हमारा सही है। जियो पारसी योजना के तहत अगर हम बात करें जियो पारसी योजना के, तो याद रखिएगा 2013-14 में 13-14 में इसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह बताया गया था। और जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च कब किया गया ये याद रखिएगा, 13 अगस्त को, याद रखिएगा 13 अगस्त 2024 को इसे लॉन्च किया गया। जो आपको ध्यान रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनके द्वारा, किरेन किरण जो है रिजिजू, उनके द्वारा आपको लॉन्च किया। पूर्व में ध्यान रखिएगा ये पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं। इस फैक्ट थोड़ा सा कवर करने की आवश्यकता है। क्लियर है। इसका सही उत्तर क्या होगा, एक दिन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, अर्थात तीनों हमारे कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके संदर्भ में। तो यह ध्यान रखिएगा यह क्या करेगा, यह पोर्टल आपको उपलब्ध कराएगा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अर्थात डीबीटी, जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसको यह मुहैया कराएगा। ऑनलाइन वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकता है, साथ ही साथ आवेदन से जांच इसी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। आप पारसी दंपति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका जांच इसी पोर्टल पर किया जाएगा। और जियो पारसी योजना ध्यान रखिए 13-14 में लॉन्च किया गया, जो पारसी समुदाय को घटती आबादी को रोकना, उसे स्थिर करने के लिए बनाया गया है। इस योजना का पारसी दंपतियों के मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराया जाएगा। बच्चों की देखभाल और आश्रित बच्चों को, आश्रित जो बुजुर्ग हैं उनके मदद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर यह क्या है, सामाजिक योजना के तौर पर भी काम करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता होगी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को याद करके जाना है। चलिए अगर बात करें चौथे नंबर प्रश्न पर, देखिए एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट जीईटी फॉर यूथ 2024 डिसेंट वर्क ब्राइटेस्ट फ्यूचर शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित की है? दूसरा, वर्तमान विश्व में 44.9 जो है 44.9 मिलियन युवा बेरोजगार है। क्या ये कथन सही है दोनों? तो ध्यान रखना है कि अगर इसके संदर्भ में देखें तो इसका जो रिपोर्ट कौन प्रकाशित किया, तो आईएलओ के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। और ध्यान रखिएगा अगर हम इसके आंकड़े की बात करें ना, आंकड़े में ध्यान रखना, यह 4.9 नहीं है, इसे याद रखना 649 मिलियन, मिलियन आपको इस जो है युवा क्या है, बेरोजगार है, इसे याद रखना है। युवा बेरोजगार वैश्विक स्तर पर हम बात करें, हालांकि भारतीय स्तर पर कुछ सुखद आंकड़े भी देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर हम चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो सही उत्तर कौन है, ना तो एक है ना तो दो है, अर्थात 4 का सी सही उत्तर होगा, इसे याद रखना। क्लियर है। इसके संदर्भ को देखिए, इसके कुछ तथ्य को देखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो यह रिपोर्ट आया ना वर्ष 2023 में, वैश्विक ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 13%, तो अर्थात एम्प्लॉयमेंट जो रेट है 13% हो गया, जो विगत जो 15 वर्षों के निचले स्तर वर्ष 2019 में 13.8% की पूर्व महामारी दर के गिरावट को प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अब ध्यान रखिएगा फिर भी यहाँ पर कितने, 14.9 मिलियन युवा बेरोजगार अभी है। अगर हम 15 से 24 वर्ष के आयु की बात करें, बेरोजगारी दर गिरकर 12.8% हो गया, और वहीं 15 से 24 आयु के 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार है जो काम करना चाहते हैं। ये सब फैक्ट याद रखना है। इस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में आपको यह बातें की गई। अगर हम इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुआ था, वर्साई की संधि के तहत की गई थी, मुख्यालय जनेवा में है, सदस्य देश 187 है, महानिदेशक गिलबर्ट होगोम्बो है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से आरंभ होता है, और नोबेल पुरस्कार आईएलओ को एक बार दिया जा चुका है 1969 के विश्व शांति के श्रेणी में। इसके तो अगर हम नोट की बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है, और वर्ष 1992 में आईएलओ की शासी निकाय का भी अस्थायी सदस्य बना। ये सब सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। देखिए मेरा उद्देश्य क्या होता है ना, आपको करंट के साथ साथ उसके कोर टॉपिक जो चर्चा का विषय है उसको भी आपको साथ में कवर करा देना। अगर यहाँ से प्रश्न ना पूछता हो, तो अगर इधर से प्रश्न पूछ देगा मिसलियस में, तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। इसी टेक्निक के साथ चीज़ों को कवर करते हैं। लगातार चीज़ों को दे रहे हैं आप, तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा। जीएस वाला जो रैपिड सीरीज चलाया जा रहा है उसमें सभी लोग जरूर भाग ले, ताकि और अधिकतम से अधिकतम लोग वहाँ पर चीज़ों का लाभ लेकर एग्जाम हॉल में हम पहुँचे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में निम्नलिखित में से किनको तिमोर लिस्ते लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द
ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन में दिया गया है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीश धनखड़, नितिन गडकरी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जो पीएम उनको बहुत सा पुरस्कार दिया। हालांकि इससे पीएम से संबंधित जो सामान के लिए आप लोग को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है। फोटो याद होगा, फोटो देखिएगा। और प्रीवियस जो क्वेश्चन पहले कराए गए हैं ना आपको जून या मई वाले में, मई या जून वाले में आपको इस प्रधानमंत्री से सारे सम्मान का एक चार्ट ही दे दिया गया है, तो उसे याद कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर वर्तमान की बात करें तिमोर लिस्ते सम्मान की, तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। यह संदर्भ आपको इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि आपको जो यह पुरस्कार तिमोर लिस्ते दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लिस्ते, तो ध्यान रखिए दक्षिण पूर्व एशिया का यह द्वीपीय देश है जहां पर आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो यह ध्यान रखिए मुर्मू 6 अगस्त 2024 को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैरेस्पियन ऑन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित उनको किया गया। अब ये भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की फिजी की पहली यात्रा थी, यह सब फैक्ट याद रखिएगा। मलावी का भी पहली यात्रा की गई है। तो ये देखिए इस बार राष्ट्राध्यक्षों का पहली बार आपको क्या किया गया, दौरा किया गया। यहाँ से प्रश्न हो सकते पूछ ले, प्रधानमंत्री का भी दौरा रहा है कि बहुत से देशों का पहली बार, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से कहा जाता है। तो माननीय राष्ट्रपति को कौन कौन सा सम्मान दिया जा चुका है, ये सब सारे याद करके जाने हैं आप लोगों को। ये सब फैक्ट आपको कवर करके जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। तो छठा नंबर प्रश्न यह कहता है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। अगर हम आर्थिक समझौते से आपको प्रश्न जब पूछ सकता है, तो आपको जो सांस्कृतिक समझौता भी हो रहा है ना, तो वहां से भी प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक संपदा समझौता इंग्लैंड, जापान, ताइवान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही उत्तर ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि डी क्यों होगा, अब ध्यान रखिए चौका डी, यह यूएसए के साथ ऐसा समझौता किया गया, अर्थात अमेरिका के साथ ऐसा सांस्कृतिक संपदा समझौते किए गए, जिसके तहत वो क्या करेगा कि जिसके तहत वो जो सांस्कृतिक जो हमारा अवैध तस्करी जो कर लिया जा रहा है सांस्कृतिक कलाकृतियों का, और पूरा पूरा तत्व वस्तुओं को उसके मूल स्थान पर वापस लौटाने के लिए ऐसे समझौते किए, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जिसे सीपीए कहा गया। ध्यान रखिएगा 26 जुलाई को यह हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता ध्यान रखिएगा नई दिल्ली भारत मंडप में 26वीं जो विश्व विरासत समिति की बैठक में की गई। तो आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है यह समझौता हुआ कहाँ था, इस तरीके से याद रखना। और ये आपको विश्व विरासत समिति से भी प्रश्न मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो इसे याद रखना है। अब इस समझौते के तहत हम क्या करेंगे, 1.7 मिलियन वर्ष से पहले से लेकर 1947 तक कुछ भूतात्विक स्रोत निर्वन विज्ञान जो हमारा संबंधित सामग्री को क्या करेंगे वहां से वापस लाएंगे। और यह कन्वेंशन जो हमारा है यूएनओ का कन्वेंशन, जो यूनेस्को का कन्वेंशन 1970 है, उसके अनुच्छेद 3(9) के अनुरूप है। तो इसका फैक्ट याद रखना। अब ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक संपदा समझौता क्या होता है, कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक जो संपत्ति जिसे अवैध तस्करी को रोकना और पुरातत्व और उनके मूल स्थान पर वापस लाने के लिए समझौता किया जाता है। अब यह क्या होता है सांस्कृतिक संपत्ति, यह भी ध्यान रखना है। यह बहुत से वस्तु जिस सांस्कृतिक विरासत बहुत सी वस्तुओं को सांस्कृतिक संपत्ति माना जाता है, जिसमें वास्तुकला, स्मारकों से लेकर व्यक्तिगत कलाकृतियां भी शामिल होती है। यह संपत्तियां इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ना, उनकी पिछली पीढ़ियों को समझने और भविष्य के लिए ज्ञान संरक्षित करने का एक माध्यम माना जाता है, एक कारक माना जाता है, जिसके कारण इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता के तहत, तो ध्यान रखिएगा सांस्कृतिक संपत्ति समझौता 1970 यूनेस्को के जो कन्वेंशन उसके तहत लागू किया जाता है, जिसके तहत सांस्कृतिक संपत्तियों का अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और प्रतिषेध करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं, उसको ढूंढा जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया
के संगठन आसियान की विदेश मंत्रियों की देखिए 57वीं बैठक है, कहाँ आयोजित किया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है पर इसके संदर्भ बहुत ही विस्तृत हो जाएंगे। और दक्षिण पूर्व एशिया का जब भी बैठक होता है, याद रखिए दक्षिण पूर्व एशिया का जब भी बैठक होता है, या हम बोले आसियान का बात कर ले, आसियान की बात कर ले, या भारत आसियान शिखर वार्ता की बात कर ले, चीन आसियान बैठक की बात कर ले, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है ना कि इस वर्ष विदेश मंत्रियों का बैठक जो 97वीं थी वह कहाँ आयोजित की है। लाओस में, ब्रुनई में, म्यांमार में, वियतनाम में। तो ध्यान रखना इसके संदर्भ को सबसे पहले समझिएगा। यह जो बैठक आयोजित की गई है ना, आपको कहाँ की गई, आपको लाओस में की गई, जो लाओस के लिएतारे में किया गया, ये सब फैक्ट याद रखना है। तो आपको 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके संदर्भ में कि 21 से 27 जुलाई के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र संगठन एशियाई के विदेश मंत्रियों की बैठक वियंतियाने लाओस में आयोजित किया गया, जिसके आसियान के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ साथ आसियान के संवाद साझेदारों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका भी आपको आया हुआ था। इससे थोड़ा सा फैक्ट याद, साझेदार, संवाद साझेदार देश कौन कौन है, ये सब आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब कवर करके जाने की आवश्यकता है। अब वर्ष 2024 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा का 2014 का 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की गई थी, उसका वर्षगांठ भी आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिए आसियान क्या है। तो आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक या थाईलैंड में की गई, जिसे बैंकॉक घोषणा भी कहती है। इसे फैक्ट याद करके जाना। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया में हुआ, या 2 वर्षों में आपको 2 वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ये फैक्ट याद करके जाना। आसियान के साथ ये थोड़ा सा अलग फंडा लेकर आता। आसियान घोषणा ध्यान रखिए सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड हस्ताक्षर करते हैं। उसका आसियान का विस्तार होता है, जिसमें ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1985 में, लाओस, म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में शामिल हो। इस प्रकार से 1950 तक, वर्ष 1950 तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इसे और भी महत्वपूर्ण महत्ता देता है। अब ध्यान दें वर्तमान में एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश हैं, जहाँ पर ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल होते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के कौन कौन से देश है, 11 देश याद रखना है। इसके साथ साथ 2 चीज याद रखना, जैसे नोट में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आपको 10 अक्टूबर 2024 को लाओस पीडीआर अर्थात लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया। वहीं 44वीं और 45वीं आसियान शिखर सम्मेलन, जहां पर राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक इसी जगह वियंताने आपको लाओस में आयोजित की गई। तो लाओस में 2-3 बैठकें आयोजित की गई। इसी तरह से चीन आसियान बैठक, जैसे भारत आसियान बैठक हुआ ना, वैसे चीन आसियान बैठक भी आपको कराया गया था। ये सब थोड़ा सा फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता है। कम से कम आसियान को करके जाइएगा। आसियान से प्रश्न लगातार पूछे, आसियान में कितने देश है, कितने संगठन में, इसका प्रमुख भारत का क्या स्थिति है, लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई, ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, लगातार चीज़ों को स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ देख रहे हैं तो कैसे कवर हो रहा है, प्रश्न कितने सही होते हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए यूटीआई को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रत्नागिरी में जियोलिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। क्या ये ऐसा कुछ हुआ था? तो बिल्कुल ऐसा घटना हुआ जहां पर ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। वहीं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने भूटान के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो बिल्कुल ही ऐसा हुआ है। जो आपको न्यू स्पेस इंडिया एजेंसी के बारे में, लिमिटेड के बारे में मैंने कल भी आप लोग को कवर किया था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। तो ये फैक्ट थोड़ा सा जाके कल के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो ये दोनों कथन हमारे क्या है, सत्य है। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, अर्थात 8 का सी उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें इस योजना के बारे में, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ऐसी करती है, जो 1960 का एक्ट है उसके तहत ये कर रही है, जहां पर आपको संरक्षित स्मारक घोषित कर रहा है। वहीं 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा नेपाल के मुनाल उपग्रह, या मुना 1 याद रखिएगा इसका नाम, शॉर्ट फॉर्म भी
मुना वन लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की है। समझौता ज्ञापन पर पुष्टि भी किया। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, 3 चरणीय वाला ठोस प्रणोदक प्रणाली और द्रव वेट टर्मिनल मॉड्यूल है, जो आपको ध्रुवीय प्रक्षेपण यानी PSLV से लॉन्च किया जाएगा न्यू इंडिया लिमिटेड के। अब न्यू इंडिया लिमिटेड ध्यान रखिए इसरो का वाणिज्यिक संगठन के तौर पर भी काम करता है। मैंने कल भी इसके बारे में स्पष्ट किया था आप लोग को। नेपाली अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल ANP, जो APN जो है वो पूरा डिजाइन और निर्माण नेपाली छात्रों को मदद करेगा, उसको अंतरिक्ष विज्ञान से आपको क्या करेगा, ज्ञान देगा, नवाचार करवाएगा। ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करके जाने की आवश्यकता आप लोगों को है। चलिए नौवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9th नंबर क्या कहता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हिम उन्नति योजना की शुरुआत की। देखिए प्राकृतिक खेती लगातार चर्चा में रहा, जैसे जैसे हम लोग अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे, SDG गोल जो जिससे आपको इससे जुड़ा हुआ मामला देखने को मिलता है। तो यह योजना जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की हिम उन्नति योजना किस राज्य में आपको लागू किया? केरल है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर 9 का क्या होगा, B होगा, याद रखना है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट को देखें तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसके लिए 150 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित किया गया, जहां पर 1.5 लाख लगभग 1.992 लाख किसानों को फायदा होगा और लगभग 32,149 जो हेक्टेयर है अधिक भूमि को रसायन मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर 1200 जो 39 क्लस्टर का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें भारत में प्राकृतिक खेती के मिशन मोड की, तो आपको राष्ट्रीय मिशन जो इसके लिए शुरू किया गया था वो महत्वपूर्ण है। और उस राष्ट्रीय मिशन के लिए प्राकृतिक, जिसमें हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के मिशन मोड के लिए, तो 15वें वित्त आयोग ने जो 1526 तक आपको लगभग 24,081 करोड़ रुपये आपको, सॉरी 2481 करोड़ रुपये आप बजट का आवंटन किया है। और इसी तरह 2 फैक्ट याद रखना, लक्षद्वीप और एक आपको इस सिक्किम का याद रखना, जिसमें लक्षद्वीप समूह को भारत की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत 100% जैविक केंद्र शासित राज्य घोषित किया है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया आपको घोषित किया। वहीं सिक्किम को 2016 में भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद करके जाना है, ताकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दे पाए। क्लियर है? चलिए 10वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग करके जाएंगे। देखिए मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया हाल ही में, किन अभ्यारण्य को हाल ही में मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया? आदि चुंचनगिरी अभ्यारण्य कर्नाटक है, बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक है, या चुलूर आर अभ्यारण्य केरल है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अभ्यारण्य जो घोषित किया गया है ना, आपको जो केंद्र भूपेंद्र यादव, इसके संदर्भ में कुछ तथ्य को देखिएगा। तो सबसे पहले यादव केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा क्या किया गया, कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब देखिए मांड्या जिला में स्थित यह जो आदि चुनचुनगिरी है, पहली बार वर्ष 1981 में अधिसूचित किया गया और 1999 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया। और जो पक्कम जिले में स्थित चुलवार जो मोर सेंचुरी है, वो 1996 में घोषित किया गया। जो आपको ध्यान रखना, वर्तमान में से मोर अभ्यारण्य भी घोषित करता है। अभी भारतीय मोर ICAR रेड लिस्ट के सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में सूचीबद्ध है। अगर मोर को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया जाता है। वहीं वर्ष 1963 में से राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर घोषित कर दिया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर मोर की मृत्यु करने पर भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज होते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखिएगा, अगर मार दीजिएगा मोर को तो आप पर भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के एक्ट लगेंगे। अब इसी तरीके से बिहार में स्थित अभ्यारण्य भी आप लोग कवर करके जाइएगा। यहाँ लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण, भीमबंध जो अभ्यारण्य है मुंगेर में है, राजगीर अभ्यारण्य आपको राजगीर में, उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, कैमूर अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में है। वैसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, नागी नकटी बांध जो है आपको पक्षी अभ्यारण्य आपको जम्मू में, कांवर झील से लेकर नागी नकटी तक यह आपको रामसर साइट में भी शामिल है। याद रखिए बिहार के रामसर साइट जो 3 है, जिसमें से आपको एक उत्तरी बिहार में, एक 2 दक्षिणी बिहार में है। इस तरीके से फैक्ट को कवर करके जाइएगा। क्लियर है? सारे संबंधित तथ्यों को जरूर रिवीजन करते चलिए। और ये सब मैंने पिछले क्लास में भी कवर किया है रामसर साइट के बारे में। तो ये
प्रॉब्लम नहीं होगा चीज़ों को समझने में, प्रॉब्लम नहीं होगा चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाने में। क्लियर है? अधिक से अधिक चीज़ें आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा लीजिएगा, सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पर आते हैं तो देखते हैं भारत सरकार ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? सिंगापुर है, यूएसए, कनाडा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सीमा शुल्क सहयोग का अगर बात हो रही है तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के आर्थिक जो समझौते होते हैं ना, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए अगस्त 2024 में क्या किया गया कि आपको CCA किया गया, जिसमें हम लोग सीमा सहयोग व्यवस्था की बात करते हैं। किन दो देशों के बीच किया गया? तो एक भारत नाम याद रखना, दूसरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बीच यह क्या किया गया? समझौता किया गया, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अब यह समझौता क्या करेगा, क्यों किया गया, यह भी ध्यान रखना। 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत न्यूजीलैंड का। तो इस तरीके से हम द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत कर सकते हैं, सीमाओं को आपराधिक गतिविधियों से रोक सकते हैं। ये सब फैक्ट के लिए किया गया। इसका सही उत्तर 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखना। अगर हम इसके संदर्भ को देखें, कुछ चीज़ों को याद रखना, जैसे वाणिज्यिक सचिव जो है श्री सुनील बर्थनाल नेतृत्व में 26 से 27 अप्रैल 2024 को न्यूजीलैंड के 11वीं भारतीय न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति, जिसे आपको GTC कहते हैं, की बैठक द्विपक्षीय आयोजित किया था। फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम इसके समझौते के बारे में बात करें, जिसे CCA कहते हैं, अगस्त 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के तहत किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा? दोनों देशों के व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना है, सीमाओं पर आपराधिक गतिविधियों को रोकना, जांच करने में मदद देगा, और भारत न्यूजीलैंड का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है। ये सब सारे फैक्ट याद रखने। और वर्तमान में अगर हम बात करें, भारत मतलब करीब 54 देशों के साथ मुक्त जो व्यापार समझौते FTA या अन्य व्यापारिक समझौते कर चुका है, जिसमें हम जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान क्षेत्र के देशों, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते, जिसे RTA कहते हैं, किया हुआ। अगर हम बात करें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों, जिसे आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ व्यापक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे TEPA कहते हैं, हाल ही में हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया। वहीं दक्षिण एशिया तहजीब व्यापार समझौता, जिसे साप्टा कहते हैं, आपको दक्षिण एशिया के साथ किया गया, जो 1995 में किया गया था, जो आर्थिक समायोजन की बात करता है, वस्तुओं की लेन देन की बात करता है, कम दरों पर लेन देन की बात करता है। वहीं हम भारत संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया गया, जो भारत द्वारा हस्ताक्षर किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरा किया गया। एक उपलब्धि के तौर पर जाना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ही हमने भारत सिंगापुर व्यापारिक आर्थिक सहयोग भी समझौता 2005 में कर रखे, इसी तरह भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 1998 में कर रखे, और जो लागू 2000 में होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हुए ना, उस सब सारे को एक लाइन में, एक सेट में आप लिख कर कवर कर लीजिए, उनको याद करके जाइए। एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आपको जो व्यापारिक समझौते हुए थे, वहां से प्रश्न पूछे जा चुके। तो अभी हाल में न्यूजीलैंड के साथ, पोलैंड के साथ इस तरीके के हम लोग आर्थिक समझौते किए हैं। तो इस सब फैक्ट को थोड़ा सा कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या है? भारत और पोलैंड ने हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना लागू करने पर सहमत हुई। इसकी अवधि काल क्या है? देखिए, इस प्रकार के अवधि काल से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखना। जैसे अवधि की हम बात करें, तो एक ऑप्शन ए में दिया वर्ष 2024 से 28 तक, वर्ष 2024 से 28 तक, सॉरी, इसको 25 से 28 कर लीजिए, 25 से 28, थोड़ा सा इरर हो गया है। ऑप्शन सी में चलिएगा 25 से 29, और डी में 26 से 30 कर लीजिएगा, 26 से 30। तो आपको यह यहाँ पर ध्यान रखना है, 5 वर्षीय योजना की बात करा तो 24 से 28 तक यह ऐसी है, अर्थात 2024 है, 2025 है, 2026 है, 2027 और 2028। तो 5 वर्ष आपको दिख रहा है। तो 2024 से लेकर 28 तक भारत और पोलैंड के बीच एक 5 वर्षीय कार्य योजना निर्धारित की, जहां हम क्या करेंगे, हम दोनों देश एक दूसरे के समाधान की बात करें, व्यापारिक समाधान की बात करेंगे। हम एक दूसरे के साथ साझा रणनीति के साथ, रणनीतिक देशों के साथ रूप में क्या करेंगे, अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। इस तरीके से चीजें सामने लाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 से 28 हम बात कर रहे हैं, तो 24 से 28 किस ऑप्शन में? आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ों को। तो ध्यान रखिए 21 से 22 अगस्त 2024 को आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको 2 दिन आपको पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर होती, जो 45 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा। हालांकि भारत के रिश्ते 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोनों देशों के बीच। इसे याद इस दौरान आपको रणनीतिक साझेदारी बनाया गया, रणनीतिक साझेदार स्ट्रेटेजिक देश के तौर पर, अर्थात हम उसके साथ और भी बेहतर रक्षा व्यापार के समझौते करेंगे, जहाँ पर 5 वर्षीय कार्य योजना बनाया 24 से 28 तक। उसे 22 अगस्त 2024 को वार्सा आयोजित वार्ता दौरे में यह सहमति व्यक्त की गई थी। वार्सा आयोजित एक वार्ता में इसे सहमति आपको बताई गई थी कि हम ऐसी कोई योजना बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा ये सामाजिक सुरक्षा समझौते सहमति हुई, जिसमें सीमा पार कारो जो कामगार को हितों की सुरक्षा करेगा, सर्कुलर इकोनॉमिक्स बनाएगा, अर्थात जो हमारा वर्तमान इकोनॉमी है, जो बेसिक इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था, उसके अतिरिक्त सर्कुलर इकोनॉमी बहुत सा होता है, जैसे ब्लू आपको इकोनॉमी कह सकते हैं, और भी इकोनॉमी जो आपको हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के साथ उसको बढ़ावा देगा, उसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो यह अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए भी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तकनीकी समाधान के लिए भी सहयोग करेगा। ये सब फैक्ट याद रखना है। नोट के तौर पर याद रखें, वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधान यूक्रेन की भी पहली यात्रा की गई है। जैसे ही पोलैंड के बाद यूक्रेन जाते, यूक्रेन चर्चा का विषय था। भारत यूक्रेन को भीष्म भी देता है, भीष्म पोर्टेबल जो हॉस्पिटल की बात होती है। ये सब फैक्ट याद करके जाना है, मैंने पहले भी इस पर चर्चा कर रखा है पहले के MCQ सीरीज में, तो ये सब चीज़ों को देख के जाना है। चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 13वां नंबर प्रश्न यह बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन कौन सा है इसका चयन करना है। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल जो हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1 सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो बिल्कुल यह सही है। मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया जा सकता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह भी कथन हमारा सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। अगर हम रूमी फर्स्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपको 24 अगस्त 2024 को दुनिया की पहली पूर्ण प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चेन्नई के थिरुविंदरई में आपको मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया। तमिलनाडु का स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर इसे तैयार किया है। यह 1 जो 3 क्यूब सैटेलाइट है, जहाँ 50 पीको सैटेलाइट शामिल है। इसके तरीके ध्यान रखिएगा। अब क्यूब सैटेलाइट क्या होता है? क्यूब सैटेलाइट नैनो उपग्रह की श्रेणी का होता है, जिसका वजन 1 से 10 ग्राम किलोग्राम के बीच होता है। वहीं पीको सैटेलाइट क्या होता है? छोटे आकार के उपग्रह होते हैं, इसका वजन आमतौर पर 0.1 से लेकर 1 किलोग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा 50 पीको सैटेलाइट इसमें बनाया गया, 3 क्यूब सैटेलाइट इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से कितने वजनी हो जाएगा, यहाँ से गुना भाग करने की आवश्यकता आप लोग को हो जाएगी। अब इसके अतिरिक्त रॉकेट का अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ साथ कृषि, पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। ये सब थोड़ा सा याद करके जाना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संबंधी डेटा भी यह उपलब्ध कराएगा रूमी फर्स्ट। तो आपको आपको पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट अर्थात जाएगा फिर वापस धरती पर आ जाएगा, इस प्रकार के रूमी फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है। क्लियर है? 14वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14वां नंबर प्रश्न यह कहता है ना कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों की विवाह की कानूनी आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको सामाजिक संबंध से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना इसका सही उत्तर 14 का क्या होगा? ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। आपको यह जो एक्ट 2024 में से लाया गया, हालांकि ध्यान रखिएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो लागू है उसको संशोधित करेगा, या संबंधित अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। और जून आपको 21 में, आपको ध्यान रखिए जून 2024 में आपको जो 21 का प्रयोजन था उसे भी संशोधित करने की बात की जा रही है। अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में निष्प्रभावी हो गया था 2021 में। हालांकि ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की आयु में एकरूपता लाना, जो लगातार बात की जा रही है सामाजिक न्याय की, मानवाधिकारों की बात हो रही है, उसके संदर्भ में 2021 में यह विधेयक जया जेटली की समिति के द्वारा उनकी सिफारिश के आधार पर, जया जेटली समिति के सिफारिश के आधार पर लाई गई थी। सब फैक्ट याद रखना। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की हम बात करें तो ये शारदा अधिनियम भी, इसे ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में कहा जाता है। अब यह क्या करता है कि यह विवाह के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र सीमा 14 और लड़कों की उम्र सीमा 18 निर्धारित करता है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहता है इसे
बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 के अधिनियम जगह ली, अर्थात शारदा एक का जगह लिया गया। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत लड़कियों की वो आयु सीमा 18 कर दिया गया, लड़कों का 21 कर दिया, जिसे बढ़ाकर दोनों को 21 करने की बात की जा रही है वर्तमान में। हालांकि जो चीजें उभर कर सामने आएगी वो बाद के दिनों में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश को याद रखना। अगर हम बात करें 16वें नंबर प्रश्न पर, देखिए मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? रेखा चक्रवर्ती समिति, रंजना बेड़ेरिया समिति, रोहित कोचर समिति, हेमा समिति। तो देखिए ये समिति बहुत चर्चा का विषय था। हम द हिंदू में बात कर ले, या इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में देख ले, या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में, या किसी भी वेबसाइट पर जो न्यूज पब्लिश करती है वहाँ पर इस समिति की चर्चा होती है। हम यू आपको यूट्यूब चैनल से लेकर सभी जगह नेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ भी हेमा समिति की संबंधित डिबेट कराए गए थे। कारण क्या था कि मलयालम सिनेमा में महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पर इसके इसके पावर ग्रुप की चर्चा की गई। आपको साथ से साथ कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न होता है तो उसकी भी बात की गई थी। तो कार्यस्थल में जैसे ही इसकी उत्पीड़न की बात हुई तो ध्यान रखिएगा, आपको एक विशाखा गाइडलाइंस चर्चा का विषय बन गया, जहां पर विशाखा गाइडलाइंस में कार्य के स्थल पर, या पोस अधिनियम 2013 भी चर्चा का विषय बन गया, जहां पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बनाया गया एक विधान था। जहां यौन उत्पीड़न पीड़ित अल्पवयस्क वहां यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण अधिनियम पोस्को लागू हो जाती है। ये सब सारे जो अधिनियम है इसकी चर्चा का विषय बन गया, जिसके कारण आपको निर्भया कांड भी याद होगा। निर्भया कांड के बाद आपको चीजें बनाई गई थी, वो भी चर्चा का विषय बन जाता। अर्थात पावर ग्रुप अस्तित्व में कास्टिंग काउच संबंधी मुद्दे पर शौचालय, चेंजिंग रूम अर्थात सुरक्षित परिवहन, आवश्यक सुविधाओं जैसी कमियों के मुद्दे पर प्रकाश डाला। ये न्यायमूर्ति हेमा समिति ने, जो मलयालम सिनेमा में जो स्थिति है वैसे कमोबेश हर जगह आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से या व्यवहारिक रूप से वो किया जाता है। तो ये सब मुद्दों को लगातार यौन उत्पीड़न के मामले में हम देखते हैं। तो ये एक्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट है, पोस एक्ट, पास्को एक्ट, पोस्को एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस, ये सब याद रखने की आवश्यकता है। रोकथाम अधिनियम, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जो आपको निर्भया कांड के बाद आया था 2013 का, वो भी याद रखना। ये सब चर्चा का विषय बन जाता है। क्लियर है? तो आपको सारे एक्ट याद रहने हैं। अब देखिए 17वें नंबर पर एक प्रश्न पूछा गया, परिवरिश 2.0 क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने संबंधित एक नवाचार है। 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना, बुजुर्ग वर्गों के लिए उन्नयन कार्यक्रम के तौर पर इसे हम जानते हैं, या हम स्ट्रीट पर आवारा पशुओं को एकीकृत सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसी व्यवस्था की गई इसके तहत। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ बात करें तो सही उत्तर इसका क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा? यह ऐसा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक ऐसी पहल स्टार्ट की जहां विदेशी पशुओं को परवरिश 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कराने संबंधी नवाचार आरंभ किया। वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन अधिनियम 2022 के अनुच्छेद जो 4 है उसके तहत सूचीबद्ध किया। जिस प्रकार से हमारे देश में कोई विदेशी प्रजाति का कोई पशु है, पक्षी है, उसको इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करें, ताकि आंकड़े उनका इकट्ठा हो सके, उसके संबंध में नियम कानून बना सके। यहाँ पर की तोता की बात करें, बाइल पाइथन की बात करें, एगुआना की बात करें जो मध्य दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेड एयर्ड स्लाइडर कछुआ की बात करें, इसी तरह जो अमेजोनिया तोता है, वो सब बात करें तो यह विदेशी प्रजाति के जो पशु है, पक्षी है, वो भारत में रह रहे तो उसको इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कराना थी, यह चलाया गया था। अब ध्यान रखिए, अधिनियम जो वन संरक्षण अधिनियम है 1972 की अनुसूची, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 4 अनुसूची की बात करता है 1 2 3 4, जिसमें हम वन में क्या करते हैं, उन प्रजातियों के लिए और जिसमें उच्चतम स्तर पर संरक्षण प्राप्त है, जैसे बाघ, हाथी, गेंडा की बात होती है। अनुसूची सूची 2 में उन प्रजातियों जिन्हें कम संरक्षण प्राप्त होती है, जैसे चील, बाज, पिनिया आपको शामिल किया जाता है। उस अनुसूची 3 में पौधों की प्रजातियों के लिए बनाया गया। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछेगा जो एक्ट बना गया है उसमें अनुसूची 3 किससे संबंधित, तो पौधों से की प्रजातियों से संबंधित। अनुसूची 4 हम बात करते हैं तो क्या याद है, वन जीव वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन जो सिटीज है, जो मैंने पिछले क्लास में भी कवर किया था, सिटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, के तहत संरक्षित जो प्रजातियों के लिए जैसे भालू उसके लिए बनाया गया है। सब फैक्ट थोड़ा सा याद है, सिटी वर्ग के
प्रजातियों के लिए संरक्षित है। तो 1 2 3 4 किस किस वर्ग के लिए है संरक्षित किया गया, ये सब थोड़ा सा फैक्ट आप लोग को कवर करके जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर दो 23 जो अगस्त था 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, इसका कारण था। देखिए प्रथम जो है चर्चा का विषय है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। प्रथम परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में, प्रथम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन निर्माण के उपलक्ष्य में, मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग के दिवस के रूप में, विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को पहले देख लीजिए, उसके बाद चीज़ों को समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। 23 अगस्त 2023 याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग की बात करता है। वहीं 23 अगस्त 2023 भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश हो गया और उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश हो गया। तो ऐसा ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? तो ऑप्शन में हम आते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग जहाँ होगा वहां इसको सही कर देना। सॉफ्ट लैंडिंग आपको देख रहा है। अब देखिए ये सफल लैंडिंग आपको मंगल ग्रह की बात है, तो मंगल ग्रह पे तो हम लोग पहुंचे भी नहीं है, तो ये सब चीजें याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपको सही उत्तर हो जाएगा 18 का। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए 19वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक इसके वैश्विक उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है। किस प्रकार? कालाजार के लिए। कालाजार के लिए याद रखना है, बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए कालाजार को समाप्त करने के लिए विश्व जो बैंक विश्व स्वास्थ्य WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2030 तक लक्ष्य रखता है कि 2030 तक हम वैश्विक रूप से इसे समाप्त कर दें। वहीं भारत की बात करें तो भारत 2023 तक रखा था, पहले 2020 तक आया था, फिर 23 बढ़ाया और 23 पूर्णतः यह कालाजार के संदर्भ में WHO के हालिया रिपोर्ट की बात करें पुष्टि हो गया, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। पर इसका सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे। तो भारत दूसरा देश बन गया है, दूसरा देश बना है जो आपको कालाजार को समाप्त किया। पहला देश कौन है? बांग्लादेश है, याद रखना है, बांग्लादेश है जो पहला देश है। तो आपको देखिए दोनों कथन आपके सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब गलत कथन है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा सही उत्तर, थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है? चलिए इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि भारत में मलेरिया के बाद कालाजार दूसरा सबसे घातक परजीवी रोग है। कालाजार विशलस लिस्मेनियासिस या काला बुखार एक प्रोटोजोआ परजीवी, ध्यान रखिए प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है जिसमें लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। संक्रमण मादा सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जो मक्खी होता है उसके द्वारा। अब भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने कालाजार उन्मूलन की बात की है। अगर हम बात करें वर्ष 2023 तक भारत ने कालाजार खत्म करने का लक्ष्य है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने अपने उष्णकटिबंधीय जो रोग रोड मैप है उसके तहत 2030 तक इसके वैश्विक उन्मूलन की लक्ष्य रखता है। ये थोड़ा सा फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? सारे को याद कर लेना है, रिविजन कर लेना, बार बार देखिए, बार बार इसको पढ़िए, बार बार उत्तर देने का प्रयास कीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें यूरोपीय स्काई शील्ड पहल की बात हो रहा है के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अर्थात एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें शील्ड पहल की बात हो रही है। हाल ही में स्विट्जरलैंड यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ, तो यह कथन क्या सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। यह जर्मनी के नेतृत्व वाला यूरोपीय आयरन डोम शैली का एक रक्षा प्रणाली था, बिल्कुल यह भी सही है। जुलाई 2024 तक 22 यूरोपीय देश इस पहल में शामिल हो चुके, तो यह भी कथन हमारा सही है। तो अर्थात यहाँ गलत कथन पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई भी हमारा गलत कथन नहीं है। अर्थात 21 का क्या होगा? सी उत्तर हो जाएगा। हम अगर जब बात करें यूरोपीय स्काई शील्ड पहल की बात करें, तो यहाँ कुछ चीज़ों को याद रखना। देखिए यही शील्ड पहल देता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न रेंज पर हम अपने वायुमंडल को सुरक्षा देते हैं। भारत भी इस प्रकार के टेक्निक को अपना रहा है। अगर हम बात करें इसराइल भी इसका टेक्निक को अपनाता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और क्या कर रहा है कि बाहर के कोई मिसाइल गिरेगा तो यह क्या करेगा, जो गाइडेड जो बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल को अपने इस क्षेत्र में आने ही नहीं देगा। इसके लिए जमीन आधारित एकीकृत यूरोपीय वायु प्रणाली बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भी शामिल है, जिसमें जुलाई 2024 तक 22 यूरोपीय देश इस पहल में शामिल हुए, जिसमें यूरोपीय स्काई शील्ड पहल कहा गया। अब ध्यान रखिएगा यह स्विट्जरलैंड यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ हाल ही में, और 15 फरवरी 2023 को डेनमार्क और स्वीडन
जर्मनी द्वारा सम्मानित जो आपको यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हो गया है। इस तरीके से कुछ फैक्ट याद रखें। वर्तमान में कितने देश, टोटल 22 देश इस पहल में शामिल है। अब यह जर्मनी के नेतृत्व में यूरोपीय आयरन डोम श्रेणी का आपको शैली का रक्षा प्रणाली है तथा एयर बेस जो डिफेंस सिस्टम है उसको याद रखना। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वर्ष 2022 में स्थापित किया गया था इस कॉन्सेप्ट को। ये सब सारे याद रखने हैं आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। 22वें नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन पूछ रहा है? कथन यह पूछ रहा है ना कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन के राजदूत बनाया गया। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन सही है। हमारे यह कथन जो आनंद जो सुपर 30 के जो संस्थापक है आनंद कुमार, उनको कोरिया जो पर्यटन संगठन का आपको क्या बनाया गया? राजदूत बनाया हुआ। बिहार सरकार मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी है। क्या ऐसा कथन थैलेसीमिया योजना दी है? तो यह भी हमारा कथन सही है तथा कथन जब सही पूछा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। दोनों कथन के बारे में कुछ चीज़ों को समझिएगा कि आपको सुपर 30 के जो संस्थापक आनंद कुमार उनको वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन विभाग राजदूत बनाया। वहीं अगर बिहार सरकार द्वारा बात करें मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत 15 लाख आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसका प्रति बच्चा जो पीड़ित होगा। तो याद रखिए कितने रुपए का राशि? 15 लाख। अगर हम बात करिए 12 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। यह भी फैक्ट याद रखना इसके साथ। अगर बात करें इसके इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और वेल्लोर तमिलनाडु से के साथ करार हुआ है अर्थात समझौता ज्ञापन हुआ है। ये सब फैक्ट याद है किसके साथ हुआ। इसके साथ बेटा थैलेसीमिया मेजर उपकरण उपचार किया जाएगा। ये सब फैक्ट है जिसको आपको याद करके जाने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया के किसके साथ आपको किया गया, एमओयू साइन किया गया, कितने वर्ष तक दिया जाएगा, कितना रुपया दिया जाएगा, सब सारे फैक्ट याद हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 23वें नंबर में। बिहार के कोटे से राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध आपको निर्वाचित हुए? मनन कुमार मिश्रा, राजेंद्र सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, या डी, ए और सी दोनों? तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। क्यों होगा? रीजन उसके पीछे है कि जो आपको आपको लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ था तो दो लोगों का चयन आपको लोकसभा में सीट पर हो गया जिसमें हम बात करते हैं। एक आपको याद रखना है नाम मीसा भारती का और दूसरा नाम याद रखना है कि विवेक ठाकुर जो है जिनका आपको लोकसभा में दोनों को जीत दर्ज हुआ जिसके कारण आपको ये पहले राज्यसभा सीट से इनका चयन हुआ था। तो राज्यसभा सीट खाली हो जाती है आपको, जैसे कि कानून में आपको प्रावधान है अगर लोकसभा राज्यसभा एक साथ दोनों सीटें होती है किसी एक को खाली करना पड़ता, नहीं तो स्वतः खाली मान लिया जाता। तो ये सब सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। हम पॉलिटिकल जब क्लास आपको रैपिड में लेंगे, रैपिड रिवीजन में, तो हाँ इस सारे टॉपिक पर आपको डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल आपको याद रहना चाहिए। तो आपको सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी आपको सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना। चलिए आगे हम इसके संदर्भ को देखें तो ध्यान रखिएगा उपेंद्र कुशवाहा 2 वर्ष के लिए और मनन मिश्रा आपको 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनका चयन हुआ। अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वही मनन कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करके जाना है। अगर हम बात करें कि दोनों सीटें आपको राजद के नेत्री आपको मीसा भारती और बीजेपी नेता विवेक ठाकुर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों सीटें खाली हो गई। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है? 30 है और राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 है। तो अभी वर्तमान में 16 के 16 सीट राज्यसभा के बिहार के कोटे से भरे हुए हैं। तो ये सब याद कर लेना है आप लोग को, रिवीजन करके जाना है। चलिए आगे बात करते हैं 24वें नंबर प्रश्न पाते हैं। देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम एनएचपीसी, या भारतीय सौर ऊर्जा निगम एचईसीआई, और सतलुज जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसको, या रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा जब मैंने आपको महारत्न कंपनी के बारे में बताया था, महारत्न कंपनी का दर्जा जो दिया गया उसमें मैंने तीनों की चर्चा की थी। महारत्न की, आपको नवरत्न की कैसे दिया जाता है, क्या इसके प्रावधान है, और मिनी रत्न याद आ रहा है? मिनी रत्न 1 और 2 दोनों की चर्चा की थी। 1 और 2 दोनों की चर्चा की थी। इसके प्रावधान अर्थात किस आधार पर इसका क्या होता है? चयन होता है, उनका वर्गीकरण होता है। ये सब सारे फैक्ट पहले मैंने बता रखा है एमसीक्यू सीरीज में ही। तो आप पहले के वीडियो जाके देख लीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है, पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है आपको। जो ये कलर वाला पीडीएफ जो क्लास का पीडीएफ है आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में उपलब्ध हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या पीडीएफ जो A4 साइज है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप चैनल सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से शामिल नहीं है तो कम से कम टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो लगातार आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर आपको वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपना फोटो कॉपी करा के रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए इन चारों को क्या किया गया है, मिनी नौ रत्न का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। अब हम बात करते हैं अगस्त 2024 में ऐसा आपको चार कंपनियों को दर्जा दिया गया है। चार नई कंपनियों में आपको याद कर लेना है। इसके बाद नौ रत्न कंपनियों की कुल संख्या 25 हो गई। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में। क्योंकि आपको पहले कराया गया इसलिए उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको रिवीजन में आपको बताने की आवश्यकता होगी ताकि याद है या नहीं। अब ध्यान रखिए, नवरत्न दर्जे अपग्रेड होने में इन चारों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने की अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उसमें मैंने बताया भी थे आपको, जो पहले के एमसीक्यू कराया उसमें वित्तीय स्वायत्तता कैसे प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान रखिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन है। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया 11 से 15 अगस्त, 16 से 20 अगस्त, 22 से 24 अगस्त और 25 से 29 अगस्त। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो विश्व जल सप्ताह दिवस है आपको 25 से 29 दिवस मनाया गया। तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 25 का डी हो जाएगा। इसे याद रखना है। अब यह इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को कैसे याद करना है कि यह जो 25 से 29 अगस्त 2024 को स्कॉट होम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान है सीबी के द्वारा विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। यह ध्यान रखिए इसका थीम क्या रखा गया, सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, अर्थात वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके लिए बनाया गया था, जो आपको बॉर्डर्स को जोड़ने का प्रयास करेगा, सीमाओं को जोड़ेगा, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए यह जल उपलब्ध कराया। तो इसकी इसी थीम के साथ मनाया गया। अब इसी के साथ ध्यान रखिए, भारत में पहली बार विश्व जल सप्ताह का आयोजन वर्ष 1991 में किया, ये याद रखना। अब भारत में जल सप्ताह याद रखिएगा 2024 का 8वां संस्करण 17 से 20 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया। सब सारे फैक्ट याद रखिए, ये पीआईबी से कट किया गया, तो ये सब चीज़ें गलत नहीं होगी। तो आप लोग को क्या करना है, रिविजन करके जाना है। भारत में जल सप्ताह कब मनाया था, विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया, यह पहली बार कब मनाया गया, सब सारे फैक्ट रिवीजन होकर जाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे नए आपको अगर सितंबर के आपको जो करंट है, सितंबर का करंट जो होगा महत्वपूर्ण करंट, उस पर हम कवर करेंगे। देखिए उसके बाद जो जीएस का रैपिड डिवीजन चलाया जा रहा है उसमें अभी अधिक से अधिक लोग शामिल हो, ये अंतिम समय में आपका रामबाण की तरह काम करेगा। रिवीजन हो जाए, एक तो इसका लाभ होगा कि रिवीजन कर पाइएगा एक दिन में एक टॉपिक। इसके साथ ही साथ आप PYQ को भी एक ही दिन में कवर कर लीजिए, ताकि आप पढ़ने से पहले आपका सोर्स जो पढ़ के आइएगा आप उसको रिवीजन करके आइएगा। तो आपको क्या होगा, PYQ भी देख के आइएगा, साथ ही साथ अपना माइक्रो नोट्स भी रिवीजन हो जाए। इस तरीके से क्या होगा, एक ही दिन में आपके आपके मेरे द्वारा रिवीजन कराए गए नोट्स भी कवर हो जाएंगे, PYQ भी कवर हो, आपके माइक्रो नोट्स भी कवर हो जाएंगे। तो यह जो जीएस का रिवीजन बैच है वो बहुत ही लाभदायक होगा। आपको आने वाले एग्जाम में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन में यह हेल्प करेगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अधिक संख्या ये हो सकती है, पर कम से कम 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इससे लाभ प्राप्त होंगे। और उसमें करेंट को ऐड कर लिया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं लाभ आपको प्राप्त होगा। तो चलिए कुल मिलाकर चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।